नमस्कार साथियों। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी सन्नाटा। दर्पण के सामने देर तक बैठने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। मेकअप की हल्की सी परत एक जादू सा कर गई थी और वह अपने ही प्रतिबिंब पर मुग्ध हुई जा रही थी। कौन कहेगा कि वह 50 को छू रही है। उसका कुछ भी तो नहीं बदला है। उम्र के साथ चेहरा थोड़ा भर गया है, बालों में इक्का दुक्का रुपहले तार झलमला रहे हैं बस। पर इन बातों ने तो उसके सौंदर्य को गरिमा ही प्रदान की है। अब तो सारा दिन ही जैसे भागम भाग में बीतता है। बिंदी लगाने भर को वह आईने में झांक पाती है। नहीं तो एक समय वह भी था जब वह घंटों आईने के सामने बैठकर निहारा करती थी। उन दिनों कॉलेज भर में उसके रूप के चर्चे थे। इसी रूप जाल ने तो गिरीश को बांधा था। इसी के बल पर तो वह बिना किसी दान दहेज के इतने बड़े घर में आ गई थी। बड़ा घर याद आते ही उसका मन ऐसा कसैला हो उठा जैसे दांतों नीचे कोई कड़वी चीज आ गई हो। बीते दिनों की स्मृतियों ने कोई मधुर रागिनी नहीं छेड़ी, बल्कि मन में एक टीस सी उठी। वह एक झटके के साथ उठी और कपड़ों की अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो गई। बेकार की बातों से वह इस समय अपना अच्छा भला मूड बिगाड़ना नहीं चाहती थी। साड़ी का चुनाव वाकई एक समस्या थी। अपनी रोजमर्रा की साड़ियों की और तो उसने झांका भी नहीं। साल दर साल उन्हें ही पहनते वह ऊब चुकी थी। कुछ साड़ियां जो समारोहों के लिए खरीदी गई थीं, पर हर कपड़ा हर मौके पर खिलता थोड़े ही है। साड़ी ऐसी हो जो अवसर विशेष के अनुकूल हो और उसकी सौम्य सोबर इमेज भी बनाए रखे। कपड़ों को उलट पलट करते हुए उत्तरा को निशी बेतरह याद हो आई। वह होती तो क्या उसे इतना सोचना पड़ता। वह तो पता नहीं कब से मुनासिब सी साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, पर्स, चप्पलें सब कुछ निकाल कर रख चुकी होती। उसके रहते मजाल थी कि मम्मी उल्टा सीधा पहनकर या बेतरतीबी से बाल लपेटकर बाहर चली जाएं। कपड़े ही नहीं, उसका तो घर की हर समस्या पर अधिकार था। कोई भी काम उस पर छोड़कर निश्चिंत हुआ जा सकता था। उसके रहते घर कैसा भरा भरा सा लगता था। इस तरह द्वीपों में बटा हुआ नहीं था। उत्तरा को पीएचडी मिली थी तब निशी मुश्किल से 16 की रही होगी। स्टाफ मेंबर्स पार्टी के लिए इसरार कर रहे थे। उत्तरा ने सोचा था वहीं कैंटीन में कुछ खिला पिला देगी, पर निशी अड़ गई। कॉलेज में क्यों मम्मी, क्या तुम्हारा घर नहीं है? और पार्टी का सारा प्रबंध उसने अकेले ही किया। खाना तो खैर बनवाया गया था, पर प्लेटें, चम्मच, नैपकिन्स, बर्फ, यहाँ तक कि पान सुपारी और जर्दे की व्यवस्था भी उसने इतनी सुघड़ता से की थी कि सब चकित रह गए। लोग अब फिर पार्टी मांग रहे हैं, पर अब उत्तरा की हिम्मत टूट गई है। यूं कहने को तो घर में आशु भी है, पर आशु उसने आवाज दी, पर जैसा कि वह जानती थी कोई जवाब नहीं आया। आजकल तो वह बस अपने पापा के आसपास ही मंडराया करती है। निशी भी थी तो आशु उसके साथ लगी रहती थी। उसकी शादी क्या हुई, दोनों लड़कियां ही हाथ से निकल गईं। आशु, इस बार आवाज थोड़ी ऊंची और तल्ख भी थी। क्या है मम्मी? मूर्तिमान बेजारी बनकर आशु सामने आकर खड़ी हो गई। उसके लहजे से उत्तरा का पारा चढ़ गया। वह भूल सी गई कि क्यों बुलाया था। रूखे स्वर में पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलना नहीं है क्या? कहाँ? ओह, आज आपका फंक्शन है ना। सॉरी मम्मी, मेरा जाना नहीं हो सकेगा। क्यों? पापा को बुखार है। कोई नई बात है? नई ना सही, पर ऐसी स्थिति में उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। 2 घंटे महादेव उनके पास बैठ सकता है। सो तो है, पर मम्मी वहाँ सारी साहित्यिक बातें होंगी,
मेरी समझ में तो कुछ आएगा नहीं, वैसे ही बोर हो जाऊंगी। ठीक है, उत्तरा ने विषय समाप्त करते हुए कहा। आशु जैसे प्रतीक्षा ही कर रही थी, तुरंत पलटकर चल दी। उत्तरा देर तक उसे देखती रही। इन दिनों वह एकदम अपनी माँ की प्रतिकृति सी बनती जा रही है, पर मन से कितनी दूर फिक गई है। इसके विपरीत निशी एकदम अपने पापा पर गई है, पर बचपन से ही वह मम्मी की बेटी रही है। पिछले दिनों से तो वह बेटी से भी ज्यादा सखी बन गई थी। कोई भी बात उससे निसंकोच कहकर वह हल्का हो लेती थी। निशी बड़ी बहन की तरह से सांत्वना देती, धीरज बंधाती, कभी कभी तो उसका पक्ष लेकर पापा से भी भिड़ जाती। शादी होते ही लड़कियां कितना बदल जाती हैं। सारी माया ममता पता नहीं कहाँ खो जाती है। अब तो बस निखिल और मंटू, निशी की दुनिया इन दोनों में ही सिमट कर रह गई है। मम्मी, दोबारा अपनी बेजारी जताते हुए आशु सामने खड़ी हो गई। वो लोग आ गए हैं। अरे 4 बज गए क्या? उसने चौंक कर घड़ी देखी। आशु, उन्हें बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, मैं बस आ ही रही हूँ। अपने को आखिरी बार आईने में देखने के लिए वह मुड़ी तो उसमें आशु का खिंचा खिंचा सा चेहरा ही परिलक्षित हुआ। उत्तरा जल भुन कर रह गई। मेरे मेहमानों को एक गिलास पानी पिलाने में इसकी जान जाती है। पापा के लिए हर आधा घंटा बाद चाय बनाते समय इसके हाथ नहीं थकते। वह बुदबुदाई, पर सारा गुस्सा भीतर ही भीतर पी गई। इस समय वह अपना मन एकदम प्रसन्न रखना चाहती थी। हेलो एवरीबॉडी, उसने बड़े खुशनुमा अंदाज में कहते हुए हॉल में प्रवेश किया, पर वहां सतीश मेहता अकेला बैठा अखबार पढ़ रहा था। सामने ट्रे में पानी से भरा गिलास अनछुआ रखा था। चलो, उसने कहा। बाय ऑल मीन्स मैडम, कहते हुए वह खड़ा हो गया, पर एकदम ठिठक गया। अंकल नहीं चलेंगे? दरवाजे तक पहुंच गई थी उत्तरा, पर देखा कि सतीश अभी वहीं खड़ा है। नहीं, अंकल नहीं चलेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। स्वर को यथासाध्य सामान्य बनाते हुए उसने कहा। और आशु जी? सतीश ने अस्फुट किंतु उत्सुक स्वर में पूछा। नहीं, वह कैसे आ सकती है? उनके पास भी तो कोई चाहिए। वैसे तो मेरा जाना भी मुश्किल ही था, पर अब तुम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन कर रखा है। और यह कहते हुए वह खटाखट सीढ़ियां उतरकर गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। मेहता को मजबूरन साथ आना ही पड़ा, पर उसके लिए दरवाजा खोलते हुए, अपनी सीट पर बैठते हुए और गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसकी आंखें बराबर बंद दरवाजे पर, खिड़कियों के पर्दों पर लगी रही, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बेचारा सतीश, उत्तरा को उस पर दया ही आती। बेचारा जान छिड़कता है आशु पर वह लड़की है कि 1 मिनट पापा को आंखों की ओट नहीं करना चाहती। साथ नहीं आई ना सही, पर गुड लक कहने दरवाजे तक तो आ ही सकती थी। गुस्सा तो उसके पापा पर आता है। ऐसे नाजुक मिजाज हैं कि हर पल किसी का आंचल थामे रहना चाहते हैं। 5 बहनों में अकेले भाई हैं। खूब लाड़ प्यार पाया है। अम्मा जी ने तो एकदम आंख की पुतली की तरह सहेजा है उन्हें। तभी तो यथार्थ की धरती पर पैर रखते ही उनका दम फूल जाता है। जिस बीमारी को आशु इतना हौवा बना रही है, उसकी नब्ज निशी ने खूब पकड़ ली थी। कुछ नहीं मम्मी, यह सब जॉब सिकनेस है, जिम्मेदारियों से भागने के बहाने हैं। इन्हें सारे झंझटों से मुक्ति दे दीजिए, फिर देखिए इन्हें कुछ नहीं होगा। बात एकदम सही थी। चाहे बिजली का बिल भरना हो या हाउस टैक्स, बच्चों का एडमिशन करवाना हो या खेत से गेहूं लदवाना हो, गिरीश को कल्पना से ही बुखार होने लगता। बुखार ना आता तो पीठ अकड़ जाती या सिर दर्द से फटने लगता। बच्चों की हारी बीमारी में भी कभी उनका सहारा ना मिला। निशी की सगाई के समय तो वे अस्पताल में ही भर्ती थे। बच्चों की दादी जब तक रही, बेटे की बीमारी में घर सिर पर उठा लेती।
उनकी इस हाय तौबा में मूल प्रश्न जाने कहाँ बिला जाता। बहू को बार बार कोसती, अकेला आदमी बेचारा कहाँ तक बोझा ढोता फिरेगा, एक लड़का ही अगर हो जाता। यह बात वे कुछ इस अंदाज में कहती मानो बेटा होता तो सीधा झूले से उतरकर बाप का हाथ बटाने पहुंच जाता। अम्मा जी की मृत्यु के बाद तो गिरीश एकदम जैसे निराश्रित हो गए। पहले तो उन्होंने उत्तरा का सहारा लेना चाहा, पर वैसी संवेदनशील सेवा वह कैसे करती, कब करती। आखिर बच्चे भी तो उसी को पालने थे। नौकरी भी अब उसके लिए शौकिया नहीं रही थी, वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गई थी। बड़ा घर मात्र एक छलावा था। सारे सब्ज बाग दूर के ढोल निकले। वकालत की एक तख्ती जरूर टंग रही थी दरवाजे पर, ताकि कोई यह ना कहे कि निठल्ले हैं, बीवी की कमाई खाते हैं। शेष तो बस उत्तरा ही जानती है या उसका ईश्वर। पत्नी से निराश होकर अब उन्होंने आशु का दामन थाम लिया है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि इस तरह वे लड़की को तबाह कर रहे हैं। पता नहीं कैसे आशु के मन में यह भय बैठ गया है कि उसकी शादी होते ही पापा एकदम अकेले पड़ जाएंगे। अकेलापन क्या इतना भयानक होता है? आखिर उत्तरा भी तो जी रही है। वह तो बरसों से भीड़ के बीच अकेलापन झेल रही है। उसने तो कभी शिकायत नहीं की। मैडम, वह जैसे हड़बड़ाकर तंद्रा से जागी। गाड़ी मछली की तरह फिसलती हुई कब कॉलेज पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। पोर्च में उसके कुछ कनिष्ठ सहयोगी और विभाग के छात्र छात्राएं स्वागत के लिए खड़े थे। गाड़ी से उतरते समय उसकी मन स्थिति बड़ी अजीब सी थी। अपने ही कॉलेज में इस तरह मेहमान बनकर आना उसे अटपटा लग रहा था। वह तो बार बार मना करती रही, पर बच्चे नहीं माने। उसका गौरव, उसका सम्मान जैसे सबका हो गया था, इसे वे कैसे व्यर्थ होने देते। यह सब कुछ इतना अनपेक्षित था कि उत्तरा स्वयं हैरान रह गई थी। वर्षों के अध्ययन और परिश्रम के बाद उसने एक भारी भरकम पुस्तक लिख डाली थी, भारतीय नारी की सामाजिक चेतना, उदय और विकास। बड़ी मुश्किल से तो वह प्रकाशक जुटा पाई थी। उसने उस समय बस यही आशा की थी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा खरीद ली गई तो पुस्तक कॉलेज के पुस्तकालयों में पहुंच जाएगी। 4 लोग इसे पढ़ेंगे तो उसका श्रम सार्थक हो जाएगा। पर आश्चर्य, पुस्तक तो अकादमी पुरस्कार जीत लाई। उसे तो सुनकर कानों पर विश्वास ही नहीं आया था। उसके छात्र जगत में तो आनंद की लहर दौड़ गई थी। पुरस्कार समारोह तो राजधानी में अगले महीने होना था, पर उन लोगों ने कॉलेज में उससे पहले ही एक सम्मान समारोह आयोजित कर डाला। उसे हमेशा अपने विद्यार्थियों से इतना आदर और स्नेह मिलता रहा है कि छात्र अनुशासनहीनता की पुकार मचाने वाले उसके सहयोगी अक्सर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। फैकल्टी का वह छोटा सा हॉल बड़े कलात्मक ढंग से सजाया गया था। हॉल में प्रवेश करते ही स्वयं प्राचार्य ने उठकर उसका स्वागत किया तो वह संकोच से गड़ ही गई। उसे पहले तो फूल मालाओं से लाद दिया गया, फिर भाषणों का दौर प्रारंभ हुआ। छात्र तो उसकी इस उपलब्धि पर गदगद थे ही, पर कुछ सहकर्मियों ने भी जब उसकी प्रशंसा के पुल बांध दिए तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। प्राचार्य महोदय ने भी 2 शब्द बोले। उत्तरा के कारण उनका यह कस्बाई कॉलेज देश के नक्शे पर आ गया था। प्रमुख अतिथि थे जिलाधीश महोदय। उसे सम्मान का प्रतीक वीणा पाणी की मूर्ति भेंट करते हुए उन्हें भी औपचारिकतावश स्तुति में 2 शब्द कहने ही पड़े। वह सुनती रही और सोचती रही, काश आशु यहाँ होती, उसके पापा होते, वे लोग जरा देख लेते कि घर के बाहर उसे कितनी इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है। अगर वे लोग जरा देख तो लेते, पर वे यहाँ आते ही क्यों? पत्नी की गौरव गाथा निष्प्रिय भाव से सुनने की सामर्थ्य उनमें कहाँ है?
तभी ना बुखार हो आया है। उस दिन जब कुछ लोग यह सुसंवाद लेकर घर पहुंचे थे, तब भी तो वे सहज भाव से झेल नहीं पाए थे। कैसी रोनी सी आवाज में बोले थे, भाई हमने तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, जितना समय मिलता है अपने विषय को दो, घर बार की चिंता छोड़ दो, उसे हम संभाल लेंगे। अपन कोई बड़े विद्वान नहीं हैं, बस इतना योगदान दे सकते हैं। उनके हर शब्द से झांकते हीनता बोध ने उसे उतना नहीं कचोटा जितना उनके झूठ ने। मन हुआ सबके सामने उन्हें बेनकाब कर दे, बता दे कि वे कितना घर द्वार देखते हैं, पर चुप बनी रही। कभी कभी सुखी गृहस्थी का नाटक भी कितना जरूरी हो जाता है। इस समय भी वह प्रसंग याद आते ही उसका मन फुफकार उठा। सम्मान की सारी खुशी, सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। रात भर जागकर एक आलेख तैयार किया था, पर बोलने के लिए खड़ी हुई तो एक भी शब्द याद नहीं आया। पहली बार कागज की जरूरत महसूस हुई। सुनने वालों ने समझा भाव विह्वल हो जाने से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई है, नहीं तो वह साक्षात सरस्वती है। लौटते समय आधा दर्जन लोग साथ थे। फूल मालाएं और भेंट सामग्री उन्हीं के हाथों में थी। दरवाजा वैसा ही बंद था। चलते समय ना तो किसी ने विदा किया था, ना वहां अब कोई स्वागत में खड़ा था। अब चलेंगे मैडम, किसी ने कहा तो लगा मन पर हथौड़े की चोट पड़ी है। इतने बड़े हंगामे के बाद ये लोग उसे एकदम अकेला करके चले जाएंगे। कल्पना से ही वह सिहर उठी। ऐसे कैसे चले जाओगे, उसने कहा। एक एक कप कॉफी तो पीते जाओ। और फिर उसने दरवाजे की घंटी जोर से दबा दी, इतनी जोर से कि उसकी आवाज से सन्नाटे की धज्जियां उड़ गईं। ये थी मालती जोशी जी की लिखी कहानी सन्नाटा। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।